पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सवालों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ बस वैल्यू रखना होगा जो अपन ने देखा है फॉर्मूलेज, आंसर आएगा। बट फिर आगे समझ में थोड़ा सा बढ़ेंगे अपन लेवल, ठीक है। सो हिम्मत रखना, और एकदम सिंपल है, जब ये समझ में आएगा मतलब आगे समझ में आएगा, अगर यही समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे तो बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा टफ या मैथमेटिकल नहीं, सिर्फ वो जिनसे अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो पढ़ा है वो। सवाल करने के लिए तो लाखों क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उतने सवाल जिससे अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो अपन ने पढ़ा है वो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है। कैसे करना ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन। पॉज कर दो। आंसर इज 1.85 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। इसका आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया बार बार ट्राई करो। सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला अपन ने देखा है भाई, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना होता है 0.529 इंटू n² फॉर्मूला था, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर। अच्छा n कितना है n? अब उसने पूछा है फोर्थ और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, तो पहले फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना पड़ेगा, थर्ड का रेडियस निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बट हीलियम प्लस आयन के लिए तो z भी यहाँ पर अपन को 1 नहीं रखना होगा, 2 रखना होगा, ठीक है। सो देखो रेडियस फोर्थ ऑर्बिट क्या हो, 0.529 इंटू 4²/2। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू एन कितना है 3²/2। इसका डिफरेंस पूछा भाई, कर दो। 4 - 3 विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 4², 16 - 3² 9 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। एकदम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज रखने वाला सवाल था, ठीक है, इतना आ गया। सो क्यों कैसे आया समझ में आया, फॉर्मूला अपन ने देखा है, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया, थर्ड ऑर्बिट का निकाल लिया, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन विच ऑर्बिट of Be3 plus ion has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom। कर उठ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। वो बोल रहा है अगर Be3 प्लस आयन है, ठीक है, और दूसरा अपने पास हाइड्रोजन एटम है, उसका ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का, तो Be3 प्लस का कौन सा ऑर्बिट लेना पड़ेगा कि उसका रेडियस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर आए। कर उठ रहा है, आंसर इज 2। बहुत सिंपल है, देखो रेडियस Be3 प्लस का फॉर्मूला क्या हो गया, R0 इंटू एन, R0 कॉन्स्टेंट बोल दिया मैंने क्योंकि वो पता है कैंसिल होने वाला है, रेशियो लेंगे अपन यहाँ पर, n²/4। 4 क्यों लग दिया, z याद है, b का z क्या होगा 4, तो रेडियस अपन ने b का निकाल लिया, nth ऑर्बिट का, पता नहीं कौन सी ऑर्बिट है जिसका रेडियस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर करना है। अच्छा हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट n1 रखा है, ग्राउंड स्टेट का निकालना है, R0 इंटू 1²/1, दैट्स इट। कर दो, आ गया आंसर। R0 इंटू n² बराबर करना है अपन को R0 के, सवाल बोल रहा है कि ये जो Rn है वो बराबर हो जाए R1 के, बराबर कर दिया, n की वैल्यू आ गई 2, दैट्स इट। एकदम सिंपल सवाल है ना, लेकिन थोड़ा सा बस सोचना होता है, जैसे इक्वेशन बनानी होती है, पर कई बार बोल चुका हूँ अल्टीमेटली इक्वेशंस बनाना है, क्योंकि वहीं जो समथिंग इक्वल टू समथिंग आएगा तब निकाल पाओगे। इक्वेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सेम हो गया, मतलब बोल रहा है कि बेरिलियम का कौन सा वाला बराबर होगा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम, ठीक है, आयन। सॉल्यूशन करो ट्राई। इसका आंसर है सिंपल है, फॉर्मूला वैल्यू रख दो, आंसर आएगा। बस ये बताने के लिए कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये सवाल करा रहा हूँ। 1.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। सॉल्यूशन देखो, हीलियम प्लस आयन है, ध्यान रखना, हमेशा एटम चेक कर लो, एटम कौन सा है। V3 वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 10⁻⁶ इंटू क्या फॉर्मूला था, Z/n, Z2n3, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the energy of photon that will be emitted when electron jumps from third excited state to first excited state in helium plus ion, ठीक है, करो ट्राई। थोड़ा सा सिंपल ही है, फॉर्मूलेज में वैल्यू रखनी, सब बताया है मैंने। अगर कभी सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करो, पीछे जाके चेक करो मैंने क्या बताया था, क्या क्या बताया था, उसके बाद एनर्जी वाली टर्म में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, फिर वापस ट्राई करो,
ठीक है, कोशिश करो खुद से आंसर आए, बट आंसर इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो अपन करेंगे ट्राई। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, फोर्थ, याद है बताया तुम्हें, फोर्थ ऑर्बिट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट, नॉट फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ध्यान रखना, बताया था मैंने, उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे या n इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 बार खत्म हो गया सवाल। देखो कैसे, फोटोन विल बी एमिटेड, पहली बात मैंने बताया था कैसे, साइन वाइन का टेंशन नहीं आएगा अपन को फॉर्मूले में। फोटोन्स एमिट होगा, क्यों, ऊपर से नीचे आया, फोटोन्स एमिट होगा। अब अपन को चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला था, याद है, साइन छोड़ दो, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, कोई भी n कहीं भी रख दो, क्योंकि साइन अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव, टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट है, इसलिए फोटोन तो एमिट होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड निकालना है, कैसे निकालेंगे, मॉड लेना है, साइन की टेंशन नहीं है। तो डेल्टा ई का मॉड चाहिए अपन को, 13.6 इंटू जेड क्या है, हीलियम 2 स्क्वायर इंटू 1/8n 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब मैंने ऐसा रख दिया क्योंकि माइनस नहीं चाहिए मुझे पता है ये वैल्यू छोटी आएगी, वैल्यू बड़ी आएगी। 1/2, 2 और 4 क्यों आया समझ में आ रहा है, 4 से 2 पर जंप कराना है, दैट्स इट, खत्म, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 13.6 इंटू 1 और ये मैंने 4 से 4 चला गया, तो 1/1 माइनस 1/4 बचा, सॉल्व 13.6 इंटू 3/4। एक्चुअली ये पता वैसे ही हो गया, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट, तो कैलकुलेट भी मत करो, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट पढ़ा है अपन ने, याद बोला था, याद रखो, 10.2 भी खत्म। हाइड्रोजन के लिए क्यों बन गया, देखो जेड, ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर हाइड्रोजन मतलब Z1 है यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया N1 से N2 2 स्क्वायर 4, तो सोच सकते हैं चीज़ें सिंपल। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन सीधे निकाल सकते हो, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, अपन को पता है, मैंने बोला 5 वैल्यूज़ याद रखो अगर एग्जाम्स के लिए थोड़ा देख रहे हो तो, क्योंकि वो 5 ही वैल्यूज़ के हिसाब से सवाल आता है मोस्टली। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो धीरे धीरे सवाल थोड़े बेटर हो जाएंगे। ठीक है, बट टफ सवाल नहीं लेंगे हम वो नहीं लेंगे जिसमें बहुत मैथमेटिक्स, बहुत सोचना हो, वो तो फिर इतना टाइम नहीं है अपन, वो फिर बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं करने का, बट वो जिससे तुम कॉन्सेप्ट सीखो, तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन required to excite an electron from its ground state to second excited state। तो required से समझ में आ गया था कि वो नीचे से ऊपर भेजेगा। ठीक है, ground state to second excited state in hydrogen atom। करो ट्राई, सॉल्यूशन आंसर इज 9/8 r सेंटीमीटर के अंदर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1.02 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो 1.02 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में भी बोल सकते हैं। ठीक है, 10⁻10 करना पड़ेगा, 1020 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये आंसर है। अब अपन सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला रखना है, देखो कैसे याद है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन नीड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, या कहाँ से कहाँ, 1 to 3 करेगा। ठीक है, ये पहले सोचना चाहिए ये हमेशा कि ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 1 to 3। 1/λ इज इक्वल टू मॉड, लैम्डा नेगेटिव नहीं आएगा तो साइन का टेंशन नहीं, कोई भी कहीं भी रख देंगे अपन। आर कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट 109678 सेंटीमीटर इनवर्स में इसका वैल्यू होती है। हाइड्रोजन की बात किया, वेरी गुड, Z1 रख दिया। 1/n2 इसका मैंने 1 फॉर्मूला लगाना है, वेरी गुड, खत्म। फॉर हाइड्रोजन 1/λ विल बी इक्वल टू r इंटू n, कहाँ से कहाँ भाई, 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दैट्स इट। एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि लैम्डा अपन को पॉजिटिव चाहिए। r, ठीक है, Z1 है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 8/9, इसको अपन लैम्डा 1/λ आया है तो लैम्डा आ गया 9/8r सेंटीमीटर में। ये भी याद रखो, बहुत गलती करते हैं बच्चे, यहाँ r का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आएगा अगर r की वैल्यू 109678 यूज़ करोगे तो अगर मैंने 106978 यूज़ कर लिया तो ये आंसर आ गया, बट सेंटीमीटर में आया। ठीक है, दैट्स इट, खत्म, सिंपल सवाल है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ लाइमन सीरीज। याद है लाइमन सीरीज पढ़ी थी? अगर नहीं आया तो पीछे देखना मैंने क्या बताया था। उसमें सबसे छोटी वेवलेंथ कितनी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी या कितनी होगी। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, आंसर इज 911.7 एंगस्ट्रॉम एंड 1215.6 अप्रोक्सीमेटली है। ये आंसर है, ये आ गया है तो सही है, नहीं आया तो बार बार ट्राई करो, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो देखो कैसे करेंगे। अपन ऑर्बिट बना लेते हैं हाइड्रोजन की। अच्छा, लाइमन में जंप कहाँ कहाँ से होते हैं? सारे जंप 1 पर एंड होते हैं। 2 से जंप होगा, 3 से जंप होगा, 4 से जंप, 5 से जंप और इनफाइनाइट से जंप होगा। ठीक है, ये सारे जंप 1 पर एंड हो। ये है लाइमन सीरीज। अच्छा, अब डेल्टा ई जो होगा एच सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, ठीक है, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब लैम्डा बड़ा तो एनर्जी छोटा। लैम्डा अगर बड़ा होगा, लैम्डा ये है जो बड़ा होगा तो ई छोटा होगा, और लैम्डा अगर अपन को छोटा हो गया तो ई बड़ा हो जाएगा। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। डेल्टा ई अगर सबसे कम होगा, लैम्डा सबसे बड़ा आएगा। डेल्टा ई अगर सबसे ज़्यादा होगा तो लैम्डा सबसे कम आएगा। दैट्स इट। इफ़ यू वांट लैम्डा स्मॉल, चूज जंप इन विच, वो जंप यूज़ करो जिसमें डेल्टा ई सबसे बड़ा हो। जब लैम्डा क्या चाहिए? छोटा। जब लैम्डा अपन को बड़ा चाहिए तो वो जंप चूज करो जिसमें एनर्जी सबसे कम आ रही हो। दैट्स इट। देखो, लैम्डा बढ़ेगा तो डेल्टा ई कम होगा, और डेल्टा लैम्डा जब मिनिमम चाहिए तो डेल्टा ई मैक्सिमम वाला चूज करना है। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम के लिए बताओ, डेल्टा मैक्स होगा, एन कहाँ से कहाँ होगा? देखो दिख रहा है, इनफाइनाइट से 1 वाला दिख रहा है। ये एनर्जी का डायग्राम बनाया मैंने। कैसे पता पड़ेगा ये एनर्जी का डायग्राम बनाया? देखो, एनर्जी गैप कम होते आ रहे हैं। मुझे बोलना नहीं पड़ा, ये समझ में आ जाना चाहिए था कि देखो एनर्जी गैप कम हो रहा है। रेडियस का होता तो बड़ा होता, बट वो मोस्टली एनर्जी में ही बात करेंगे अपन। तो देखो एनर्जी का डायग्राम बनाया अपन ने ये, तो एन इनफाइनाइट से 1 देखो दिख रहा है, सबसे बड़ी एनर्जी आएगी। दैट्स इट। तो उसके लिए डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई जब मैक्सिमम तो लैम्डा सबसे कम। दैट्स इट। लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा ई क्या चाहिए? मिनिमम। बताओ सबसे कम लैम्डा, सबसे कम डेल्टा ई इन सब में किस में होगा? इस वाले में। दैट्स इट। तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। याद है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109678 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो लैम्डा अपन मिनिमम निकालते हैं। लैम्डा मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए जंप कहाँ से कहाँ कराना है? इनफाइनाइट से 1। 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0। 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1। तो लैम्डा मिनिमम आ गया 1 बाई 109678। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 911.7 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट। सॉल्व कर लो, डिवाइड करना है। ठीक है, सो इसको करने के बाद एक और इसमें कैलकुलेशन होता है। ठीक है, लैम्डा आर वाला फॉर्मूला यूज करोगे रेट बाय कांस्टेंट का, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, एग्जाम में टाइम लगता है। तो इसको आसान तरीका से है एनर्जी से करने का। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगला जो लैम्डा मैक्स निकालना है वो एनर्जी से निकाल लेता हूँ। तुम इसको भी निकाल लेना, एनर्जी से सेम आंसर आएगा। तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट लैम्डा मैक्स एनर्जी से निकालता हूँ। देखो कैसे, फ्रॉम डेल्टा ई। तो अपन निकालते हैं लैम्डा मैक्सिमम के लिए डेल्टा ई निकालते हैं पहले अपन। ठीक है, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? एनर्जी लेवल बना लेते हैं, -13.6 -3.4 एंड सो ऑन। लेकिन हमें चाहिए डेल्टा मैक्स, तो लैम्डा एनर्जी क्या चाहिए? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम इन दोनों की है, बस खत्म। -13.6 में से ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 10.2 EV। कई बार 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 आता है, इसलिए बेटर है 5 वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, सो 10.2 EV आ गया, वेरी गुड। एनर्जी आ गई अपन को फोटोन की। अच्छा, फोटोन की एनर्जी आ गई। कभी भी लैम्डा पता करना है, कितना आसान फॉर्मूला था। लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई 10.2 EV। सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा 1215.6 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट। ये आसान है, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ वही है, बस क्योंकि हमने फॉर्मूला ये यूज़ कर लिया, बार बार आता है, टू जस्ट सेव सम टाइम इन एग्जाम्स अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दो अच्छे एग्जाम लाइक IIT वगैरह वो बोल देता है ये फॉर्मूला यूज़ कर लो।
ठीक है, मतलब वो जो जानते हैं कि फॉर्मूला याद करना बड़ी चीज़ नहीं होती लाइफ में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो बोल देते हैं स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कर लो, बस खुद बता देता है कि यू कैन यूज़ डेल्टा एनर्जी, डेल्टा इज 12400 डिवाइडेड बाई, और वो कई बार बोल देता है 1200 यूज़ कर लो, बट एनी वेज यू शुड नो, ठीक है, दैट्स इट, दिस वॉज ए बेटर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, टफ सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल करेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एक्साइट्स हाइड्रोजन एटम्स टू सेकेंड एनर्जी लेवल। समझाता हूँ सवाल। फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म। तो सवाल बोल रहा है लाइट मैंने डाला, ठीक है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उस पर लाइट डाला, ठीक है, और उस हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो गए ग्राउंड स्टेट, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो ग्राउंड पे ही होंगे, तो ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए तो उनने फोटोन एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब कहाँ से किए होंगे, जो लाइट डाली उसमें से, तो जब फोटोन एब्जॉर्ब हो गए तो सैंपल जो लाइट डाला है उसमें से फोटोन गायब हो गए, तो अगर लाइन आगे लाइट बची हुई लाइट जो आगे जाएगी उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो फोटोन्स गायब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, या तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अगर सारे एब्जॉर्ब कर लिए हैं तो लाइन आएगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। याद है बताया था अपन ने, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहां लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बताएंगे, पहले ट्राई करो। इसका आंसर इज 1216 एंगस्ट्रॉम। तो देखो करेंगे कैसे। द मिसिंग वेवलेंथ विल बी बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अभी समझाया था मैंने पहले ही, ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ n is equal to 2 to n is equal to 1 इन हाइड्रोजन एटम। इतना समझ में आया, मैंने पहले ही समझा था सवाल करने से पहले भाई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 2 पर जंप होंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो डेल्टा ई, अब हमको वेवलेंथ निकालना है, दो तरीके हैं, एक तो अपन 1/λ करने पर अभी बताया था मैंने, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा है कैसे करना है, ये यूज़ करो वो यूज़ करो, सब्जेक्टिव सवाल नहीं है, तो हमारा जो आसान पड़ेगा वो कर लेंगे। हमें तो हाइड्रोजन की बात की है, हमें तो डेल्टा ई ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि ई पता है, ई पता डेल्टा ई, कोई बच्चे तो डेल्टा ई याद कर लेते हैं, और कर भी लेना चाहिए, 1 to 2 में इतना होता है अगर कर सकते हो तो, ठीक है। नहीं कर सकते तो वो 5 वैल्यू एनर्जी की याद कर लो, वो भी नहीं करता तो फिर फॉर्मूला जो देखा है एक ही तरीके का फॉर्मूला उससे निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट, एनर्जी से कर सकते हो डेल्टा ई, और नहीं है तो 1/λ से कर दो। 13.6 मॉड लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता साइन से, इंटू जेड स्क्वायर इंटू कहाँ से कहाँ जंप कराना है भाई, n2 से n1, n2 क्या रखना है, एक रखना है अपन को 1, एक रखना है 2, दैट्स इट। डेल्टा ई आएगा, एक बार डेल्टा ई आ गया 1240 डिवाइड बाई डेल्टा ई कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर, दैट्स इट। कितना साफ साफ, बस ये पता करना है जंप कहाँ से कहाँ होगा और क्यों होगा। ये सवाल बस मैंने इसलिए कराया तुम सोच सको कि भाई ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है तो वेवलेंथ जो गायब होगी वो कैसे निकालेंगे, दैट्स इट। सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्या है 1, इंटू जंप का 1/1 स्क्वायर माने 1/2 स्क्वायर, कितना आ गया, इतने बार कर चुके, ये आएगा 10.2 EV, ठीक है। तो लैम्डा निकाल लो 1240 डिवाइडेड बाई 10.2 EV, बस आ गया। इस सवाल को 1/λ वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचना तो वहाँ भी पड़ेगी, जितना सोचना वहाँ पड़ेगा ऑलमोस्ट उतना यहाँ पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हो बट फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व कर दो आंसर आ गया लैम्डा, ठीक है। और अगर उससे यूज़ करोगे तो 1/λ, ये 1/λ इज इक्वल टू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कई बार, इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, सॉल्व कर दो सेम आंसर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये सब तो सॉल्व करने वाला पार्ट है, बस ये समझ में आना चाहिए था कॉन्सेप्ट क्या है। दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सोचना बस क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्बिट नंबर दैट एन इलेक्ट्रॉन विल जंप टू इफ लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी 11 EV is passed through hydrogen atoms with electrons in ground state। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है, ट्राई करो फिर मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उस पर लाइट डाली अपन ने, लाइट डाली है बट एक ही तरीके का फोटोन है, वो 11 EV है जिसकी एनर्जी वही अपन ने फोटोन डाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स पर।
सारे एटम हाइड्रोजन एटम के सारे इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, ये भी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में है 11 eV के फोटोन डाले हैं, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर n = 1 से कहां जंप कर जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया? करो ट्राई, कर लिया ट्राई, आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है नन, इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट, जंप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, N2 3 4 5 इनफाइनाइट, ठीक है, और ये 1। तो ये अपने एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है। अब देखो एनर्जी लिख लेते हैं, -13.6 -3.4 -1.5 1 EV -0.85 EV, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जंप करे या 1 से 3 पे या कहीं भी जंप करे, तो अपन एनर्जी चेंज लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कितना एनर्जी चेंज होगा? 10.2 EV, मतलब 10.2 EV का फोटोन लगेगा। अच्छा, अगर 1 से 3 पे जंप होगा, सारे 1 पे हैं, जो जंप होंगे 1 से ही होंगे, तो कितना होगा? 12.09 EV। अब ये पक्का है कि अगर 1 से 4 या 1 से 5 कोई भी देख लो, तो एनर्जी 12.09 से तो बड़ी ही आनी है। तो अगर 11 EV है, तो या तो आंसर 2 बोलना है, या अपन को 3 बोलना है कि 2 पे जंप करेगा या 3 पे, अगर बोलना है तो, ठीक है। आगे का तो सवाल ही नहीं उठता। बट हमने पढ़ा था एनर्जी पैकेट्स में होती है, 11 EV के पैकेट्स हैं। यू कैन नॉट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था अपन ने, यू कैन नॉट ब्रेक दैट पैकेट। या तो वो पैकेट लो या छोड़ दो, बट ये नहीं कर सकते कि उसको तोड़ दो और 10.2 ले लो और बाकी छोड़ दो। 12.209 तो कहाँ से लाओगे? और मैंने बोला था ये सारे जंप एक फोटोन से होती हैं। एक फोटोन आता है, पूरा एनर्जी लेता है और फिर जंप होता है। आ रहा है समझ में? तो या तो 12.09 का फोटोन चाहिए, 10.2 EV का फोटोन चाहिए। 12.09 तो केसी क्लोज हो गया। अब आंसर बचता है शायद 2, कि भाई 11 में से 10.2 ले ले और बाकी छोड़ दे। अगर ऐसा है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहाँ गया? जो कुछ पढ़ा वो सब खराब हो गया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? एनर्जी पैकेट्स में होती है, वो पैकेट लेना है तो लो वरना मत लो। एक्चुअली इस केस में इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। दिस अगेन प्रूव्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, भाई एनर्जी पैकेट्स में होती है। तो कुछ नहीं करना था एक सवाल में, फिर भी गलत कर देते हैं लोग। ऐसे सवाल अच्छे एग्जाम पूछते हैं IITs वगैरह, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। मेंस में भी अच्छे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। सो IITs वगैरह, दीज एम्स, ठीक है, IITs दीज वांट टू चेक कॉन्सेप्ट, किस बच्चे को चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, ठीक है, कौन देख पा रहा है कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। एंड दैट इज द पर्सन, उस वो आदमी है जिसको साइंस समझ में आ रही है, साइंस क्या होता है। सिर्फ सवाल करते रहने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बट पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट सवाल करने से आता है, ठीक है। तो यू विल हैव टू नो ईच एंड एवरी थिंग्स। कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल करना है, कॉन्सेप्ट और समझोगे, ठीक है। तो इस तरीके से रट तो सकते नहीं हो साइंस भाई। 10th तक बच्चे साइंस रट के पास हो जाते हैं, IIT में कोई नहीं गया रट के भाई, ठीक है। अच्छे एग्जाम्स 12th में नंबर भी नहीं आएंगे रट के इतने अच्छे। अब स्पेशली अब तो CBSE भी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने लगा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, दैट इज साइंस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। सैंपल मतलब होता है हमेशा बहुत सारे सैंपल हैं हाइड्रोजन आइटम्स के, बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है। कंटेन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बोल भी थे मैंने, बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम, जितने चाहिए उतने। इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन आइटम है, इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज दैट कुड बी एमिटेड। सो इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम्स हैं, सारे हाइड्रोजन आइटम मानना है किसके अंदर है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब उसका मतलब क्या होता है सोचो, बट सबके सब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो हम नीचे आएंगे, है ना, स्टेबल स्टेट, ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ऐसे में फोटोन निकलेंगे, तो वो अलग अलग एनर्जी के कितने फोटोन निकलेंगे? आ रहा समझ में?
अलग अलग एनर्जी के ऐसे कितने तरीके के फोटोन होंगे, हर एनर्जी के एक करस्पॉन्डिंग टाइप होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने टाइप के फोटोन होंगे, निकलेंगे तो बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे एटम है कि नहीं, बट कितने टाइप होंगे एनर्जी के जो फोटोन निकलेंगे, वेवलेंथ के टाइप भी बोल सकते हो, करो ट्राई। आंसर इज 6। कैसे करेंगे देखो, लेकिन सबको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। करेंगे कैसे देखो, अपन एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to इनफाइनाइट बना लिया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, n is equal to 4 में, थर्ड एक्साइटेड मतलब n is equal to 4। तो 4 से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन चाहिए अलग अलग एनर्जी के। 4 से 1 डायरेक्ट आ सकता है कि नहीं, और भी केस हो सकता है। अगला केस क्या हो सकता है, देखो एक फोटो निकलेगा इस पे करस्पॉन्डिंग। अगला केस क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 से, बना लेते पहले, n इज इक्वल टू 4 से स्टेप बाय स्टेप हो जाए। 4 से 3 पे आए, एक टाइप हो गया। 3 से 2 आए, अलग टाइप हो गया, थर्ड टाइप। क्योंकि देखो ये एनर्जी अलग होगी, ये एनर्जी अलग होगी, देख रहा है एनर्जी लेवल बनाया है मैंने ये। तो अगर ये गैप अलग अलग है तो एनर्जी वही एनर्जी लेवल है। 2, 3 एंड 4, देखो 4 टाइप के फोटोन्स हो गए। और भी टाइप हो सकते हैं, और बना लेते हैं फिर। सो n इज इक्वल टू 4 से मान लो 3 पे जंप हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी आ चुका है, देखो ये टाइप नहीं हुआ, तो मैं इसको नंबर नहीं दे रहा हूं। बट अगर 3 से 1 पे आ जाए तो देखो इस टाइप का फोटोन नहीं आया, इस एनर्जी का। सो ये तो मैंने 2 ही बोल दिया, सेम है, ये 5th टाइप बोल दिया। एक और टाइप हो सकता है कि भाई 4 से 2 आ जाए, 2 से 1, 2 से 1 तो आ चुका है, बट 4 से 2 देखो अभी तक नहीं आया। तो 4 से 2 6 टाइप हो गया, ये अपना सेम टाइप है, जो होगा 4th टाइप, ठीक है। ये 4th टाइप है, दिस विल बी 4th टाइप, ठीक है। सो मतलब 4 ये सेम वाला, फर्स्ट नहीं हुआ। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के फोटोन निकलेंगे। अब ये तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे एटम्स पॉसिबल हों और हर एक के अंदर, मतलब बहुत सारे एटम्स पॉसिबल हों और हर केस पॉसिबल है। किसी में से ये हो सकता है, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये। सवाल ने पूछा था कितने टाइप के निकल सकते हैं, आंसर है 6 टाइप के निकल सकते हैं। निकलेंगे तो बहुत सारे फोटोन, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, लेकिन वो 4 टाइप, मतलब अगर इसका अपन स्पेक्ट्रम बनाए तो इस केस का अगर स्पेक्ट्रम बनाए तो बताओ क्या आएगा, लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। कितनी लाइन बनेगी, 6, क्योंकि 6 टाइप के फोटोन्स हैं। समझ में लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, 6 पर्टिकुलर वेवलेंथ बनेंगी, तो वो 6 लाइन आ जाएंगी। अगर 6 की 6 विजिबल, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा, फिर नहीं आएगा, 1 पे जंप हो रहे हैं, कुछ 2 पे देखना पड़ेगा। फिर समझ में आ रहा है, तो विजिबल है कि नहीं अपना लाइन, लेकिन 6 बनेंगी अगर अपन किसी भी एनर्जी को देख सकते हैं तो। दिस वाज द बेटर क्वेश्चन, थोड़ा सोचना था, बट अगेन टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था। किसने सवाल को पढ़ा है, किसने समझा है कि जंप क्या क्या हो सकती है, तो हर पॉसिबल जंप होती है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉन्सेप्चुअल है, करो ध्यान से। एन एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट, साफ साफ बोल रखा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी दैट कुड बी एमिटेड। आंसर बताना है, कर लो ट्राई। इसका आंसर है 4। फिर भी गलती क्यों होगी, कई लोगों ने पुराने वाले तरीके से कर दिया होगा। सवाल तो देखो, सवाल क्या है, पुराना वाला सवाल अलग था, ये सवाल अलग है, समझो चीज़ों को, ठीक है। पुराने वाले के हिसाब से अगर तुम करोगे तो आंसर एक्चुअली एक फॉर्मूला भी होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बट आई डोंट सजेस्ट बिकॉज दैट ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है। वो एक सवाल है, एक सवाल के लिए फॉर्मूला बना के कर सकते हैं अपन। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे, है ना। और फिर 2 साल बाद तुम्हें लग रहा है 2 साल के बाद तुमने पढ़ा था एटॉमिक के अंदर, बोर्स मॉडल के अंदर जब क्वेश्चन किए थे तो एक सवाल आया था, उसका एक फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जो इस कंडीशन पे होता है कि एक्स है। याद नहीं होता भाई, उस चक्कर में बाकी सवाल में सुनाएंगे। और बेटर है चीज़ें समझ लो, 2 मिनट लगेगा, और ये कॉम्बिनेशन PNC से 2 मिनट में सोच सकते हो, ठीक है। एनीवेज, सो उससे करोगे तो गलत आएगा, उससे करोगे तो 5 है ना, 5 तो यहाँ 10 के आसपास आएगा, 10 आएगा, ठीक है। वापस अगर फॉर्मूला लगाना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। अब
इस सवाल को कैसे करेंगे? इसमें अंतर है एन एटम। मैंने पहले बार बार एम्फेसिस भी किया था उसको, मतलब बताया भी था कि भाई वो एक्सेस के लिए, जब हर पॉसिबल केस हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई एटम ये कर सकता है, कोई एटम ये जंप कर सकता है। भाई एक ही एटम है तो सब कुछ थोड़ी कर लेगा। एक बार 1 पे आ गया तो फिर जंप ऊपर करने के लिए लाइट वाइट एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको। तो एक बार होना है जो होना है। तो अब देखो एनर्जी लेवल्स बना लिए 1 2 3 4 5, और अगर मैक्सिमम चाहिए तभी पॉसिबल है जब वो स्टेप बाय स्टेप आए। हो तो कुछ भी सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए एनर्जी डिफरेंट टाइप। सो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, इसमें कौन से फॉर्मूले याद करने? लोग इसमें ही फॉर्मूले याद कर लेते हैं। इस केस के लिए फॉर्मूला होगा n-1। ठीक है, अब मैं बताता भी हूँ कई बार क्योंकि बताना पड़ता है भाई। ठीक है, फर्ज बनता है अगर अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करा नहीं बता तो बच्चे बोलते सर देखो वहाँ एक फॉर्मूला था। सो बेटर है समझ लो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 आंसर। या पॉसिबल केस था कि भाई सीधे 5 से 1 पे जंप कर जाए, खत्म, एक फोटोन निकलता। तो एक थोड़ी पूछना, मिनिमम थोड़ी पूछा, मैक्सिमम पूछा। और भी हो सकते हैं 5 से 4, 4 से 3, 3 से 1, 3 हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, बट आंसर मैक्सिमम पूछा, वो क्या होगा? 4। अगर एक एटम है तो मैक्सिमम 4 टाइप के फोटोन निकल सकते हैं। टाइप मतलब डिफरेंट एनर्जीज हो गई, 4 वेवलेंथ। इज दिस क्लियर? दैट्स इट। सो दीज आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो अगर तुमने कर लिए तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बोर्स मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला सकते हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या, मैं फिजिक्स मिला सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिजिक्स से मतलब मैकेनिक्स मिला सकते हैं। सवाल तो टफ करने के बहुत तरीके, ऑप्टिक्स डाल दो उसके अंदर, क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सवाल टफ बना सकते हैं, बट दीज आर दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो तुम्हें कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट सिखाएंगे क्या किया है। तो ये मैं करवा दे रहा हूँ, ये ऑनलाइन। ठीक है, तो वीडियो में तो ये हो गया। तो आई थिंक इफ यू हैव सॉल्व दिस यू विल अंडरस्टैंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको गलत मतलब कमियां पूरी करेंगे, और इसकी कमियां साफ साफ दिख रही है हर बार, हर सवाल में। मैंने बोला है हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन एटम। भाई पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री अपन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं क्या? कितने सारे तरीके के एटम, उनका क्या करोगे? तो ये कमियां हैं, तो उनके लिए बहुत अगला बेटर मॉडल आएगा, श्रोडिंगर वेव मॉडल। बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा किस चीज़ पर बेस्ड है अपना श्रोडिंगर वेव मॉडल। तो हमें पढ़ना होगा डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट उससे पहले कमियां देख लेते हैं, इसकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। फिर ये बोर्स मॉडल खत्म एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। पहली चीज, एप्लीकेशन ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। इतने बार देख लिया अपन ने, हर बार वही कमी थी, सबसे बड़ी कमी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर अपन देखते हैं तो वो मैंने बताया लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ए सिंगल लाइन। अगर तुम उसका रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो पता पड़ेगा कि और भी लाइन्स हैं पास में जो एक लाइन दिख रही हैं। ये तो बोल रहा था भाई वो एक लाइन आएगी, क्यों? क्योंकि 4 से सपोज 4 से 3 जम, 3 से 2, 3 से 2 से 1, ऐसे सपोज अपने केस लिए 6 लाइन्स बनेंगी जो क्वेश्चन किया था, तो 6 लाइन्स आनी चाहिए, बट 6 लाइन नहीं, उसमें अगर लाइन को चेक और रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो पता पड़ेगा और भी लाइन्स हैं वो पास में जो मिलके एक दिख रही हैं। वह खत्म, ये क्या हो गया? ये तो मतलब हाँ थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए भी, लेकिन वो अंदर लाइन्स क्यों आ रही हैं और भी? सो दैट वॉज इज अगेन वन मोर डीमेरिट, ठीक है, या लिमिटेशन। तो वो भी देखेंगे आगे, समझाएगा श्रोडिंगर। थर्ड, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क और ज़ीमन इफेक्ट। बताता हूँ अभी क्या है स्टार्क ज़ीमन इफेक्ट, पहले अगला पढ़ लेते हैं सारे। कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात ही कैसे करोगे अगर तुम बात कर रहे हो एक ही एटम की, हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन, और उसमें भी अगर कैसे बनाओगे तुम कि 2H मिलके H2 क्यों बनता है वो भी नहीं बता पाओगे। सिर्फ एटम की बात कर पा रहा हूँ भाई, एटम के अंदर क्या होता है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट व्हेन 2 एटम्स कम टुगेदर, 2 और मोर, 2 ही नहीं कर तो 2 और मोर की क्या बात करेंगे। so, बहुत सारी कमियां थी, बट अगेन अपन बुराई कर रहे हैं उसके लिए, पॉइंट इज डिजर्व ड्यू रिस्पेक्ट। ये सब नहीं आता तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते,
हर चीज स्टेप बाय स्टेप होता है, बट कमियां हैं तो साइंस इज ऑलवेज रैशनल, ओपन फॉर आर्ग्यूमेंट्स कि भाई क्या कमियां हैं उसको इम्प्रूव करते जाओ, दैट्स इट. सो could not explain formation of molecules or compounds. स्टार्क एंड ज़ेनो इफेक्ट देख लेते हैं क्या है. स्टार्क इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट. मतलब अगर अपन सपोज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें देन स्पेक्ट्रम को जो पैटर्न आता है वो चेंज हो जाता है. देखेंगे क्यों, ठीक है. स्प्लिट मतलब ऑलरेडी फाइन लाइंस आती हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं और मतलब साफ साफ दिखता है फिर तो भाई विदाउट रेजोल्यूशन दिख जाएगा तुम्हें कि देखो ये दो लाइन अलग अलग हो गई. अगर अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक में बोलते हैं उसको जीमन इफेक्ट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो ये होता है स्टार्क इफेक्ट. तो जीमन में होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट. दैट्स अंतर यही है, जीमन मैग्नेट के लिए और स्टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. सो स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, और दीज आर दी डीमेरिट्स. सो अब अपन आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पे, श्रोडिंगर. लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स. बहुत चीज़ें टफ होती आ रही हैं दिख रहा होगा, और अब यहाँ से तो सोचना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है. सो यहाँ तक तो फिर भी लोगों को समझ आता है, बोर्ड्स मॉडल फिर भी इतना टफ नहीं है, ठीक है. इसके आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना चालू हो जाएंगी, ठीक है. मैं कोशिश करूँगा जितना अपन समझ सकते हैं, ठीक है, बट दे विल रिमेन कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज स्पेशली एट द एज ऑफ 17-18, मतलब बच्चों की एज में इट साउंड्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और समथिंग जो तुमने अभी तक लाइफ में देखा ही नहीं है. अभी तक थिंग्स वेर वेरी प्यारी प्यारी एंड एवरीथिंग गुड, ठीक है. यहाँ से चीज़ें फजी होना चालू हो जाएंगी, ठीक है, अनसर्टेन होने लगेंगी इन साइंस, नॉट जस्ट इन लाइफ. सो थिंग्स will become little complicated, ठीक है, बट समझ में आएगा. एंड देन लेटर ऑन यू रियलाइज दैट्स लाइफ एंड दैट्स एवरीथिंग, दैट्स साइंस, ठीक है. तो अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. ये हो गया बोर्ड्स मॉडल पूरा. नेक्स्ट पार्ट अपन आगे बढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.